Assalamu alaikum everyone. This is Somya Mehak and I'm student of physiotherapy and I'm serving as a general secretary of Safa Social Welfare Organization. सॉरी कुछ इश्यूज की वजह से मतलब नेटवर्क इशू था हमारे पास तो हम टाइम पर लाइव नहीं जा सके। इसलिए हम फिर से लाइव आए हैं और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली अवेयरनेस के से रिलेटेड है। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर आकिब शेख। ही इज मेडिकल ऑफिसर एट सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद। सो डॉक्टर साहब आजकल क्या रूटीन है आपकी? मेरी रूटीन ऑलमोस्ट सुबह के अंदर तकरीबन शाम की टाइमिंग्स है मेरी हॉस्पिटल की। वरना तो ये था कि पहले मॉर्निंग में जाता था शिफ्ट्स के अंदर, लेकिन अभी हम लोगों ने अपना वर्क जो है ना स्प्लिट कर लिया है। तो हम वीकली अच्छा अच्छा। मेरी वीकली इस वक्त जो है मॉर्निंग के अंदर 3 ड्यूटीज़ होती हैं। मैं ऑलमोस्ट दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मतलब मेरी ड्यूटी होती है। बस मैं अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ और आते के साथ ही आप लोगों से कन्वर्सेशन जो अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपकी ड्यूटी जो है आजकल कोरोना वार्ड में है? जी, मेरी आइसोलेशन वार्ड के ना पोस्टिंग है। अच्छा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब वायरस जो है किस तरह से स्प्रेड होता है या इसके सिम्टम्स वगैरह जो हैं? सही है। मैं बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये जो कोविड वायरस है ना, कोविड-19, इसके रूट ऑफ स्प्रेड जो होते हैं 3 तरीके से, मतलब इसका रूट ऑफ स्प्रेड है। बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अगर हम देखे जाए तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के ज़रिए फैलता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ये होते हैं कि हमारे जो सांस लेने की जो जगह है और हमारे खाने की जगह है, इन जगहों के ज़रिए हम जब स्नीज़ आउट करते हैं यानी छींकते हैं या कोई चीज़ अपने मुंह से खाते हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड होती है तो ये उसके ज़रिए चले जाता है। सेकंड थिंग, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और हमें पता नहीं है कि ये कोविड पॉजिटिव है, हम उसके करीब मतलब जाते हैं तो वो सांस लेता है, उसके सांस के ज़रिए जरासीम हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तीसरा ये होता है कि वही कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर किसी चीज़ को टच करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर के बर्तन है या कोई और चीज़ें जिनको टच करता है और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उन्हीं बर्तनों को जब हम टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। और दूसरा ये कि इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात रहती है, तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर तो इसकी बहुत वास्ट कैटेगरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं इसको 4 कैटेगरीज का डिवाइड करूँगा। एक तो होते हैं कि बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग अच्छा आते हैं इसके अंदर माइल्ड। माइल्ड के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक सिम्टम होगा, या फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है, बॉडी एक्स होंगे जी। और इसके अलावा आपकी जो सेचुरेशन होगी ना वो लेस देन 93 टू 93 से बिलो होगी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ये कि जो हमने फर्स्ट स्टेज उसका डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि इसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उस अगर खुदा ना खास्ता किसी को वो होता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं। उसको होम आइसोलेशन मतलब घर के अंदर ही आइसोलेट हो, ज़्यादा बेहतर है। हम्म, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर आता है माइल्ड सिम्टम। माइल्ड सिम्टम्स में ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जिसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बुखार आ रहा है या खांसी हो रही है और उसका टेस्ट पॉजिटिव है और वो सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सेचुरेशन में मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी ऑलमोस्ट 93 से बिलो आ रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमें उसको हॉस्पिटलाइज करने की नीड होती है, क्योंकि वो कभी भी सेचुरेशन ड्रॉप करेगा और उसके बाद कंडीशन वर्स होती चली जाएगी। फिर इसके अंदर थर्ड कैटेगरी आती है जो कि मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं। अब मॉडरेट में क्या होता है, इस बंदे को बुखार भी होगा, खांसी भी होगी, ठीक है, इसके कोविड का जो टेस्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा और इसकी सेचुरेशन जो होगी ना वो लेस देन 70 होगी। अब जब उसकी सेचुरेशन लेस देन 70 होगी तो 190% इस बंदे को जो है ज़रूरत होगी वेंटिलेटर की। अगर ये बंदा 60 सैचुरेशन से ड्रॉप करता है तो हमें वेंटिलेटर, यानी वेंटिलेटर मींस मैकेनिकल वेंटिलेशन, हमें इसको हम्म। प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो लंग्स हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं और एक वक्त आएगा कि इसके लंग्स थक जाएंगे काम करते करते ना, तो हमें इसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी पड़ेगी। फोर्थ आता है सीवियर। सीवियरिटी के अंदर तो मतलब कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब नाजुक सूरत हाल के अंदर होता है कि पेशेंट एक तरह से हमारे पास इस तरह होता है कि आप समझें सेचुरेशन लेस देन 50 है, अब उसको वेंटिलेटर की नीड है, उसको एनी हाउ हॉस्पिटल के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं उसके पास। मेरी नज़र में तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज होने के हक़ में नहीं है, बाकी लोग हॉस्पिटलाइज होने के हक़ में हैं ही नहीं। अच्छा, इन कैटेगरीज़ के अंदर जो नो सिम्टम्स वाला है वो रहेगा घर के अंदर। अच्छा, सेकंड, अच्छा जिसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होंगे ना,
वो उस पेशेंट को हम लोग रखते हैं एचडीयू के अंदर। एचडीयू वार्ड जो होता है वो होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट वार्ड। और जिस पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम्स होते हैं ना, उस पेशेंट को हम रखते हैं आईसीयू के अंदर। आईसीयू मींस इंटेंसिव केयर यूनिट। अब हम्म। आईसीयू के अंदर क्यों रखा जाता है और एचडीयू में क्यों रखा जाता है? एचडीयू में उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी हमें मॉनिटरिंग एज सच इतनी नीड नहीं होती, लेकिन उनको केयर की ज़रूरत है। आईसीयू वाले पेशेंट को मतलब मॉनिटरिंग भी चाहिए, केयर भी चाहिए, उसको वेंट की नीड भी किसी वक्त हो सकती है, मतलब वो हाई डिपेंडेंसी को क्रॉस कर चुका है। अब उसे हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि वो एनी मतलब किसी वक्त जो है ना कंडीशन उसकी वर्स हो सकती है और हमें उस कंडीशन को संभालना है। तो ये बेसिकली मतलब सिम्टम्स भी आपको मैंने बताए, कैटेगरीज भी क्लासिफाई कर दी। और दूसरा ये कि किन मतलब वजूहत अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है मेरे पास आता है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है ऑलमोस्ट कोई एक हफ्ते से, अच्छा मेरा बुखार उतर के नहीं दे रहा है। तो सबसे मेन चीज़ ये कि बुखार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से हो। बुखार मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है। इसका बेस्ट हल ये है कि आप इसका टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाएंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आपको पता चलेगा कि है क्या। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर एक पेशेंट का टेस्ट आया था पॉजिटिव, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रीटमेंट जो है ना ऑलमोस्ट इसकी जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो है, हम जो हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं पेशेंट को 10 दिन तक हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। 10 दिन करने के बाद हम दोबारा एक टेस्ट रिपीट करते हैं। अब ये टेस्ट जब हम रिपीट करते हैं तो अगर इन माशाल्लाह से उसका टेस्ट नेगेटिव आया था, फिर हम उसका दोबारा एक को टेस्ट करते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारी मशीन के अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं था कि इस बंदे का कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से सर्वाइव करे घर जाके। फिर जब उसकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर हम उसको वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं और उसको घर जाने की इजाज़त देते हैं। सेकंड थिंग, अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछें। अच्छा, तो वायरस से मतलब खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो देखें, मैंने आपको बताया इसका रूट ऑफ स्प्रेड जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होते हैं मुंह के ज़रिए और आपकी नाक के ज़रिए। तो मेन हम्म। थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, आपने मास्क पहन के रखना है। ख़ास तौर पे मास्क उस वक्त जब आप बाहर जा रहे हैं घर के, ठीक है। और दूसरा ये कि भले आप अपने घर के अंदर ना पहन के रखें, क्योंकि आपको पता है आपकी सराउंडिंग्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले मौजूद हैं, तो अकेले जब आप हो आपको कोई ज़रूरत नहीं। इवन आप जब ड्राइविंग कर रहे हो, कार चला रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, क्योंकि आप उस वक्त अकेले हैं, ठीक है, कार के अंदर। हाँ, फॉर जी। एग्जांपल अगर आप कार के अंदर आप बैठे हुए और आपके साथ में कोई और एक और पर्सन आके आपकी बराबर वाली सीट पे बैठता है, तो आप फिर उस वक्त मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त बात करनी पड़ेगी उससे। और कार के अंदर इतना एनवायरनमेंट होता नहीं, एयर क्रॉस होती नहीं है। अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है तो आपके जो सांस है वो एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। उस सिचुएशन में तो आप भले मास्क पहने, लेकिन ये है कि जब आप बाहर जाएं खासतौर पर उस वक्त मास्क पहने। अच्छा, 6 फीट का डिस्टेंस ऑलमोस्ट रखें। किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो अपने आप को इस थोड़ा डिस्टेंस अवेयर करें लोगों से। मतलब एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस के कम से कम वो जो आपसे बात करे उसके मुंह के जरासीम आपको ना लगे। सेकंड थिंग कि ग्लव्स आप पहन के रखें, क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अगर किसी इन्फेक्शन वो जैसे ही खांसेंगे तो ज़ाहिर है की बात, जब वो खांसेंगे ना तो अपना हाथ यूज़ करेंगे और वही हाथ जो है चीज़ों पे लगाएंगे। जब वो अब वो चीज़ इन्फेक्टेड हो गई, उस इन्फेक्टेड चीज़ से बचने के लिए हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप ग्लव्स नहीं पहनते हैं, आपको इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को होता है स्किन एलर्जी होती है और वो कहते हैं कि हमसे ग्लव्स नहीं पहने जाते हैं, हम नहीं पहन सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में रखें। आफ्टर एवरी 15 मिनट्स 30 मिनट्स आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर सैनिटाइज़र से ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अपने ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स के अंदर हैंड वॉश करें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ऐसी सिचुएशन में कि आप इस दौरान सफ़र हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आप जो है ना बार बार हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो आप सैनिटाइज़ रखें, अपने सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें और उसको यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा आपने करना क्या है कि ख़ास तौर पे ना ऐसी जगहों को थोड़ा अवॉइड करें जहाँ पे आपको पहले से ही पता है यार यहाँ पे बहुत रश होगा और मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा मतलब एक दूसरे का हमारा जो है क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होगी, हम इतना ज़्यादा सब खास तौर पे जैसे कि अभी एक बकरा ईद का इवेंट आ रहा है, मंडी के सिचुएशन आप देखेंगे तो लोग जानवर खरीदने के लिए मंडी में जा रहे हैं और कोई एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिटरली आज भी हमारे पास अगर देखा जाए तो करंटली आज हमारे वार्ड में 24 पेशेंट्स हैं। मतलब हमारे हम यहाँ एक पेशेंट मतलब यहाँ से डिस्चार्ज होता है, पीछे से 2 पेशेंट और आ जाते हैं। कहने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ है या इससे, देखें, बीमारी अल्लाह ताला ने दी है, शिफा भी अल्लाह ताला ही देंगे, हम तो सिर्फ एक तरह से मसीहा हैं और काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है। लेकिन कहने का मकसद इतना सा है कि जब एक चीज़ एहतियात करने का कहा गया तो कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है ना
कि हम उस चीज़ से एहतियात करें और इस चीज़ को फॉलो करें। तो ये जी। बेसिकली इसकी प्रिकॉशंस हैं। अच्छा, तो मतलब ये वायरस जो है ये किन लोगों के लिए ज्यादा मतलब डेंजरस है? जैसे कि कहते हैं कि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होगा या बड़ों पर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे ऑलमोस्ट आइसोलेशन वार्ड में पोस्ट हुए हुए कोई 2.5 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने अभी तक किसी बच्चे को नहीं दिखाया मेरे वार्ड में, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि हमने जब बच्चों के टेस्ट भी किए हैं जो हमारे पास आते हैं, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नेगेटिव आए हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे मेन थिंग ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। रीज़न ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर एक एंटीबॉडी होती है आईजीजी और आईजीएम, ठीक है ना। तो बच्चों के अंदर ये हाई क्वांटिटी के अंदर होती है, तो बच्चों के ऊपर हो सकता है इस चीज़ का असर ना हो रहा हो, ठीक है। और हमारे पास अगर एक तरह से देखा है कि मोर्टेलिटी रेशो, जो रेशो है ना, एक तरह से ये है कि किन पेशेंट्स के अंदर अमवात बहुत ज़्यादा है और कहाँ पे हमारा डेथ रेशो ज़्यादा है। तो मैं आपको कहूँगा कि 50 ईयर्स एज जो क्रॉस कर चुके हैं खास तौर पे वो। दूसरा वो पेशेंट जो कि कोमॉर्बिड्स के साथ हैं। अब कोमॉर्बिड्स क्या, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हम्म। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, या फॉर एग्जांपल किसी को पहले कभी स्ट्रोक हो चुका है। तो स्ट्रोक का मतलब फालिज, अगर ये चीज़ें किसी को हो चुकी हैं तो वो पेशेंट जो है ना हाई रिस्क फैक्टर के ऊपर है। क्यों हाई रिस्क फैक्टर के ऊपर है? क्योंकि उसका एक जो सिस्टम है ना वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, वो सही तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब ये जो कोविड है ना वायरस, बेसिकली करता क्या है कि इसका काम है आपके लंग्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अब होता ये है कि उन पेशेंट्स के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा हावी होता है जहाँ पे जिनका इम्यून सिस्टम, यानी जो उनके अंदर जो है ना उनकी कुव्वत जो होती है ना, कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम कहते हैं, वो कमज़ोर होती है, उन लोगों पर हावी होता है। अब एक पेशेंट है, अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक है, मतलब उस बेचारे को तो यार डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि एक तरह से मैं कहता हूँ डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि 100 बीमारियों की जड़ है। मतलब वो बंदा जो जिस बेचारे को डायबिटीज़ होती है ना, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होता है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसी तरह इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको एक दफ़ा दिल का मसला हुआ, वो बेचारे लाइफ लॉन्ग दिल की दवाइयों पे चलेंगे, वो उसका कोई वो नहीं है, मतलब नेमो बदल नहीं है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर मतलब ये बीमारियां हैं, उन पेशेंट्स के अंदर वो हाई रिस्क के ऊपर होते हैं, मतलब इसके कोविड के। और मैंने एक चीज़ नोट की है अपने टाइम ड्यूरेशन में, जब जब मैंने मतलब ड्यूटी परफॉर्म की है उस वक्त, मेरे पास अभी तक जो डेथ्स ऐसा नहीं है कि मेरे सामने डेथ्स नहीं हुई, डेथ्स मेरे सामने बहुत हुई हैं, लेकिन उन डेथ्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पेशेंट देखा था जिसकी एज 45 ईयर्स एज थी, मतलब वो यंग पेशेंट था मेरी नज़र में। बाकी मैंने जितनी भी डेथ्स देखी वो वो ऑलमोस्ट 50 प्लस थे, मतलब उनकी एज 50 क्रॉस थी, अप्रॉस थी। और दूसरा एक पेशेंट था जिसका मैं मतलब वाकई हम हैरान और परेशान हो गए थे कि वो बिल्कुल स्टेबल, शाम तक हम उसके वार्ड में गए और हमने जाके अपना पूरा राउंड किया, और राउंड के दौरान वो बिल्कुल स्टेबल है, सब कुछ सही बैठा हुआ है, और अचानक से 2 घंटे बाद वो कोलेप्स होता है, और कोलेप्स होके उसकी डेथ हो जाती है। और हम परेशान कि यार इसको तो कोई बीमारी नहीं थी, इसको तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कोविड पॉजिटिव था ये। अब कोविड पॉजिटिव का हम इलाज कर रहे हैं, अचानक से इसको हुआ क्या? फिर हमने ऑन द सडन एक मतलब जो अपनी थीसिस बनाई उसके ऊपर, और जब इसकी हमने ईसीजी वगैरह उस वक्त तो खैर हमने कराई तो फ्लाइट ही आई, लेकिन हमने फिर इसके कंक्लूजन के बिहाफ के ऊपर ये देखा कि हो सकता है इसको सडन एमआई हुआ हो और इसको पता ना चला हो, और अचानक से इसको दिल का दौरा पड़ा हो और इस वजह से इसकी डेथ हो गई हो। तो ये रीज़न है। अच्छा, तो इसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है? मतलब जो टेस्ट करते हैं। बेसिकली हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसके टेस्ट। सबसे जो बेसिक सबसे अच्छा तरीका जो इसका टेस्ट करने का है ना, वो नेज़ल स्वाब है। अच्छा, नेज़ल स्वाब यानी आपकी जो नोज़ है ना, नोज़ के ज़रिए हम जो है ना, मतलब एक स्टिक होती है हमारे पास, हमारे पास क्या होती है, मतलब किट आती है बेसिकली वो जी। किट जो है ना, वो किट क्या होती है कि उसके अंदर, किट के अंदर एक स्टिक होती है, और स्टिक के आगे ना एक छोटा सा कॉटन का स्वाब लगा होता है, ठीक है। अब उस स्टिक को हम अंदर लेके आते हैं नोज़ के ज़रिए, मतलब आपके दो नोज़ होल्स हैं ना, इन होल्स के ज़रिए अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जाके जो साइनसेस है ना ऊपर आपके, उन साइनस के अंदर जी। फ्लूइड्स होते हैं, तो उन फ्लूइड के अंदर जाके उस रुई के टुकड़े को उसके ऊपर फ्लूइड लेते हैं, और वापस उसको लेकर आके सैंपल के लिए भेज देते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है ये, मतलब टेस्ट करने का। काफ़ी लोग इसके अलावा भी टेस्ट करते हैं, मतलब वो ओरल भी प्रोसीड करते हैं, लेकिन इसका जो रेशो है ना,
मतलब इसकी जो अथेंटिसिटी है वो ज़्यादा बेटर है नेज़ल स्वैब की। और दूसरा ये कि आपकी एंटीबॉडी टेस्ट होता है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो भी अथेंटिक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अथेंटिक जो है वो नेज़ल कल्चर है। इसके अलावा बाकी इतने अथेंटिक नहीं। हम बेसिकली नेज़ल कल्चर को प्रमोट करते हैं। प्रमोट इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर अथेंटिसिटी ज़्यादा है और हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आती है कि आया कि इस बंदे को है भी या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले एक पेशेंट है, उनकी सारी टेस्ट नॉर्मल है, उनका ब्लड कल्चर भी उन्होंने कराया, आईजीजी भी कराया, आईजीएम कराया, बिल्कुल नॉर्मल है। वो कह रहे हैं मुझे कोविड कोविड नहीं है और उनको सिम्टम्स सारे कोविड के आ रहे हैं। अब हम परेशान, यार इसको बंदे को ये बोल रहा है मेरे को कोविड नहीं है और ये टेस्ट सारे करा कर है। हमने अब उसका नेजल स्वैब कराया, उसका नेजल स्वैब पॉजिटिव आ गया। तो यानी अब इससे अंदाज़ा करें कि जो नेज़ल स्वाब है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे टेस्ट के, मेरी नज़र में। और मैंने जितना परफॉर्म किया, मतलब प्रैक्टिस के बिहाफ के ऊपर ये चीज़ कहूँगा कि नेज़ल स्वाब ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही सही। अच्छा, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, या कौन सी मेडिसिन वगैरह है जो दी जाए अगर कोई कोविड पेशेंट है तो? देखें, ट्रीटमेंट प्लान एज सच तो ये होता है कि हर पेशेंट्स पे ना डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट इन अ सेंस के कोई भी पेशेंट आता है तो अब आता है हमारे पास कोमॉर्बिड के साथ आएगा। अब उसकी कोमॉर्बिडिटी को भी मैनेज करना है और उसकी कोविड जो उसका टेस्ट पॉजिटिव है उसको भी मैनेज करना है। सबसे मेन थिंग इसके अंदर जो हमने बेसिक करना होता है ना, पहले सबसे पहले एक एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट करनी है। फोर्थ जनरेशन खास तौर पे ना, स्पेशली हम फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। या तो हम एमॉक्सल टैबलेट, एमॉक्सल 500 mg मिलीग्राम 500 मिलीग्राम में देते हैं, या एमॉक्सल नहीं तो अगर कोई पेशेंट होता है नहीं यार इस पेशेंट के अंदर तो इसका टीएलसी काउंट काफ़ी ज़्यादा रेज्ड है और इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हम उधर इंजेक्शन मेरोनियम की तरफ जाते हैं, इंजेक्शन टेंजो की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट डोजेजेस होते हैं। अच्छा, उनको फिर 100 ml नॉर्मल आएंगे ना, डाइल्यूट करके लगाते हैं। सेकंड थिंग हम जाते हैं, इसके बाद हमारे पास एक आता है क्लोरोक्विन फास्फोरस सल्फेट। तो क्लोरोक्विन फास्फोरस सल्फेट को हम 2 डोजेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो है टीडीएस हम उसको देते हैं दिन में 6 टैबलेट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पीपीआई जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इसलिए देते हैं क्योंकि हम इतनी हैवी डोजेज उनको दे रहे हैं तो ज़ाहिर के बाद उनके मैदे के अंदर सिर्फ दवाई जा रही है, उनके वो जाके अपना काम करेगी, तो उनका मैदा सही रहे, फिर पीपीआई देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट होता है उसको बोलता है कि मैं यह मेरे को जो ना मतलब हार्ट उसका डायबिटिक इशू है, फिर उसके इंसुलिन के यूनिट सेट करे जाते हैं। अच्छा, फ़ौरन हम इंसुलिन के यूनिट्स के ऊपर नहीं रखते, उसको हम ग्लूकोफेज के ऊपर रखते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ग्लूकोफेज के अलावा हम उसको ओरल मेडिसिन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जब मेटफॉर्मिन वगैरह के ऊपर रखते हैं हम उसको। और अगर फॉर एग्जांपल वो जो है ओरल के ऊपर भी ओरल जो हम इंसुलिन जो दे रहे हैं उसको डायबिटिक ड्रग्स दे रहे हैं उसके ऊपर वो मैनेज नहीं कर पाता, फिर हम उसकी इंसुलिन का हम चार्ट मेंटेन कर रहे होते हैं। जो उसका इसका सॉरी आरबीएस का जो चार्ट होता है मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर वो चार्ट जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है तो फिर हम जो है इंसुलिन के यूनिट्स की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट इंसुलिन के यूनिट्स की तरफ ना जाए, क्योंकि इंसुलिन के यूनिट्स पे काफ़ी सारे इसके विड्रॉल फैक्टर्स भी हैं। तो हम स्लाइडिंग स्केल की तरफ जाते हैं। अगर स्लाइडिंग स्केल के बाद भी मैनेज नहीं हो पाता फिर हम उसके एनपीएच के यूनिट्स रखते हैं, जो कि रात के अंदर हम यूनिट्स फिक्स करते हैं उनके बिसाइड स्लाइडिंग स्केल, मतलब स्लाइडिंग स्केल भी चलता रहेगा साथ में एनपीएच यूनिट्स भी चलते रहेंगे। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं, मतलब अगर जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स के बिहाफ के ऊपर। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने बोला मुझे खांसी हो रही है, तो उसके अंदर एंटी ट्यूसिव सिरप भी ऐड किया जाता है। कोई बोलता है कि मेरे को बुखार हो रहा है, ठीक है, पैनाडोल भी ऐड की जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सिम्टम्स के बिहाफ के ऊपर डील किया जाता है कि सिम्टम्स किस तरह के हैं, पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, इंजेक्शन क्लेक्सिन ऐड किया जाता है क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है। 0.6 ml सबकुटिनियस बीडी के अंदर दिया जाता है। तो अब सबकुटिनियस बीडी वैसे एक तरह से देखा जाए तो कार्डिक, मैंने रोटेशन जब की उस वक्त जो है हम देते थे 3 दिन तक देते थे, 3 दिन के बाद नहीं देते थे। लेकिन मैंने कोविड में आगे एक चीज़ सीखी कि यहाँ पे आपको 3 दिन के बाद भी नहीं, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 10 डेज तक देना है। और फिर आप इसे स्विच ऑफ भी करोगे तो इसको फ़ौरन स्विच ऑफ नहीं करोगे, आप फिर रिवोरॉक्सिबान की तरफ जाओगे, वो ड्रग इस्तेमाल करोगे। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक जो है कितने डॉक्टर्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं इस कोविड की वजह से? बेसिकली अगर देखा जाए, देखें एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, लेकिन मैं आपको इतना बता हम्म। सकता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मैं खुद पॉजिटिव हुआ था ऑलमोस्ट 15 जून को,
और 15 जून के बाद मैं ऑलमोस्ट मैंने कोई 10 दिन मेरे को ब्रेक मिला है, मैंने घर पे अपने आप को होम आइसोलेट किया है। और उसके बाद अल्लाह भला करे कोई 25 जून या 26 जून को मैंने दोबारा अपना टेस्ट कराया, माशाल्लाह नेगेटिव आया था। सेकंड थिंग है, एक और ये चीज़ थी कि मेरे साथ एक डॉक्टर होते थे जो इंचार्ज थे, वो पॉजिटिव अभी हुए थे ऑलमोस्ट 1 वीक बिफोर। इससे पहले अभी एक करंटली एक डॉक्टर है नईम कोलाची, वो इस पर कोविड पॉजिटिव हुए हैं 2-3 दिन पहले। इस तरह हमारे पास टेक्नीशियन थे, वो पॉजिटिव हुआ था एक। अच्छा, डेथ मैंने सिर्फ और सिर्फ एक देखी थी। हमारे पास एक कंसल्टेंट थे डॉक्टर माजिद, वो कंसल्टेंट फिजिशियन थे। ऑलमोस्ट माशाल्लाह से 19 ग्रेड के स्केल के अंदर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे मेडिसिन के यूनिट, मुझे नहीं पता किस यूनिट के अंदर थे, लेकिन हमारे पास आते थे वो राउंड करने। तो हमें बड़ा शौक हुआ था जब हमने उनकी न्यूज़ सुनी थी। तो कुछ लोग कह रहे थे वो कोविड की वजह से मतलब उनकी डेथ हुई है, और कुछ लोग कह रहे थे कि उनको सडन एमआई हुआ है और एमआई की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो इसके ये कॉन्फ्लिक्चुअल है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हुआ क्या था। तो डेथ मैंने वैसे देखी नहीं है। अब ये भी एक एक्सेप्शनल केस है डॉक्टर माजिद का, मुझे नहीं पता है कोविड की वजह से हुआ है किस वजह से हुआ है। बाद सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर कोई डेथ एज सच हमारे वार्ड के अंदर है। मतलब और वार्ड्स का मैं नहीं कह सकता कि जैसे हर वार्ड अलग अलग है, मेडिसिन वार्ड्स अलग हैं, सर्जरी वार्ड अलग हैं, गायनी वार्ड अलग हैं। तो मुझे जी नहीं जी। पता बाकी किसी वार्ड के अंदर अगर किसी डॉक्टर की कोई इससे मुतासर हुआ, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर एज सच कोई डेथ रेशो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कोविड में जो है इसकी ट्रीटमेंट वगैरह में या फिजियोथेरेपी का कोई रोल है या नहीं? बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि लोग ना कोविड का नाम सुन के ही डरते हैं, सीधी बात। हम्म। जी अ, जी। क्योंकि ये तो मतलब लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है इस वार्ड के अंदर। इन जिनके मरीज अंदर पड़े होते हैं ना, मतलब जिनके कोई भाई है किसी का, कोई किसी की वालदा है, कोई किसी का वालिद है, तो वो उनके साथ फ़ोन के ऊपर रब्ता कर रहे होते हैं। वो उनसे खुद मिलने नहीं जाते कि यार ये अंदर पड़े हुए हैं और हम इनके पास जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। तो हम्म। या मैं मतलब मेरा कोई डिस्करेज करने का किसी को मकसद नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है, ये ऑनेस्टली मतलब हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि उनके रिलेटिव्स उनके पास नहीं आते हैं। और दूसरा ये कि तो इस सिचुएशन के अंदर तो आप ये सोचो कि डॉक्टर्स भी, मतलब हम खुद भी, मैं अपनी खुद की बात भी कहूँगा, हम कोई दूध के धुले नहीं हैं। हम जाते हैं अंदर, ठीक है, आइसोलेशन वार्ड में जाते हैं, हम अपना एक राउंड करते हैं, राउंड करके पेशेंट से डिस्कशन करते हैं, और फिर इस राउंड करने के बाद हम बाहर आते हैं। अच्छा, कभी आप हमारे को मतलब आप आएंगे ना जब हमें देखेंगे वहाँ पे, तो हम कोई नॉर्मल वे में ये घर के कपड़ों में नहीं जाते अंदर, कभी भी नहीं जाते। पूरा प्रॉपर एक सूटअप होता है, उस सूट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट भी खड़े रह गए ना, मैं मतलब सलूट करता हूँ लोगों को जो उस सूट को ऑलमोस्ट कोई 30-30 मिनट या एक एक घंटे तक पहन के रखते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपने ऑलमोस्ट 2 से 3 ग्लव्स पहने होते हैं, और आपने उसके बाद पीपीई किट पहनी होती है पूरी एक। पीपीई किट के बाद आपने शू कवर पहने होते हैं, शू कवर के बाद आपने हेड कवर पहना होता है, हेड कवर के बाद आपके आंखों पे गॉगल्स लगे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट गॉगल्स होते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ होता है, मास्क लगाने के बाद आपने एक फेस शील्ड लगाई हुई होती है ताकि आप प्रोटेक्ट हो सकें। तो इतने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स करके जब आप अंदर जाते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर मतलब खड़ा रहना भी ना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजियोथेरेपी की उनको नीड नहीं है, फिजियोथेरेपी की बहुत नीड है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक लॉन्ग प्रोसीजर है जो कि शायद अच्छा। मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर इतने लंबे टाइम के लिए अंदर अपने आप को मतलब बोलेगा मैं एक्सपोज हूँ और मैं जाऊँ। वो मतलब सब लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अंदर सब जाते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए कोई नहीं। हद मार के हमारा मैक्सिमम राउंड भी अगर होता है, तो हमारे पास 24 पेशेंट्स होते हैं। हमें उन 24 पेशेंट्स के साथ बात करने में और उनसे डिस्कशन करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स 40 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, अगर कोविड को हम एज अ ग्लोबल इशू लें तो जो हमारे गरीब लोग हैं वो ज्यादा इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्लोबल इशू हम इसको कहें या एक इसको पेंडेमिक कहें, ये बेसिकली एक पेंडेमिक ही है।
हम्म। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही से मुतासर नहीं है ना, सिर्फ ये पूरी दुनिया के अंदर है। और पूरी दुनिया के अंदर हमें सब चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामा हो या एक तरह से हाइपो क्रिएट। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। बेसिक हमारे यहाँ पे जो एक असल चीज़ है, एक दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेना और ये समझना कि यार ये एक तरह से ड्रामा है, एक एक क्रिएट किया हुआ है, फंडिंग आ रही है और ये आ रहा है वो आ रहा है। सब कुछ मैं मानता हूँ आ रहा होगा, फंडिंग भी आ रही होगी, सब कुछ आ रहा होगा, लेकिन लेकिन ये कहना कि ये बीमारी नहीं है, ये गलत है। बीमारी है, ये एग्जिस्ट करती है। जिसको नहीं है यकीन, वो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आप मतलब कोई भी हो ना, वो एक दफ़ा सिर्फ आके आइसोलेशन वार्ड में आके अपनी आंखों से तमाशा देखेगा तो कहानी सबके सामने आ जाएगी कि हाँ है क्या। ये कोई अगर ड्रामा होता तो ये ड्रामा कब का वाइंड अप हो जाना था। कुछ लोग होते हैं जो अभी तक कहते हैं कि यार ये एक तरह से ड्रामा है और ये कुछ दिन में बंद हो जाएगा। बंद तो अल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह ताला ने मतलब एक चीज़ दी है हमें, हमारे ऊपर एक इम्तिहान लिया है, तो उस इम्तिहान से भी अल्लाह ही हमें निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ ये क्या है यार, कम से कम आप अपने आप के ऊपर तो बिलीव करें, यहाँ पे कोई खेल तो नहीं हो रहा ना। कुछ लोग जो बेचारे यहाँ पे अंदर जा रहे हैं अपने आप को अफेक्टेड, कम से कम आप ये देखें कि मेरे वार्ड के अंदर ही अगर आप देखेंगे, वार्ड के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 डॉक्टर होंगे जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए। अब उनको कोई शौक तो नहीं है ना इस वार्ड में काम करने का, या अपने आप को बीमार करने का, या अपनी फैमिली को मुतासर करना। कुछ लोग ऐसे हैं हम्म। बेचारे जो कि इस डर से आते ही नहीं है कि हमें कोविड ना हो जाए। लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को ये बोल नहीं सकते कि यार आप अपनी आके यहाँ पे काम करें। नहीं आते कुछ लोग, उनको मतलब एक चीज़ है, डर है। और उनका डर जायज़ है क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं चीज़ें। तो बेसिकली ये एक पेंडेमिक है। और पेंडेमिक दूसरी बात ये कि हाँ मैं कहूँगा गरीब लोग इससे ज़्यादा मुतासर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं कर रहे वो गरीब ही नहीं कर रहे। ठीक है। जी। आप किसी भी गाड़ी वाले को देखेंगे ना, तो आप उस मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो गाड़ी में से जब उतरेगा ना, तो उसने गाड़ी में भी मास्क लगा के बैठा होगा। वो उसको इतना डर है कि वो गाड़ी में भी मास्क लगा के बैठा हुआ है, जबकि गाड़ी के अंदर मास्क लगाना कोई इतना अथेंटिक नहीं है, वो भले ना लगाए कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये, अब गरीब के अंदर गरीब इसलिए क्योंकि इन चीज़ों वो मानता ही नहीं है ना। आप कभी किसी गरीब से किसी से गरीब से मतलब ये नहीं कि वो गरीब गरीब तो खैर अल्लाह ताला ने जिसको रखा हो कोई भी। लेकिन एक बंदा है जो कि एक आम फ्रूट सेलर है, मतलब फ्रूट बेच रहा है। आप कभी उससे फ्रूट लेने जाए ना, उससे बोलेंगे यार ये कोरोना वरोना ये चल रहा है आजकल, तो वो बोलेगा ये सब ड्रामा है, ये वो है, नहीं सब कुछ मैं तो 1 महीने से ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं मास्क नहीं लगा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अरे भाई ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, मैं मानता हूँ। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं ब्रीफ करता हूँ। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है हम सब के अंदर। अच्छा, एक और जो एक रिसर्च है, काफ़ी टाइम पहले आई थी, लेकिन अभी इस रिसर्च के ऊपर अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं, पहले क्वेश्चंस नहीं उठे थे। अब इसको बोला जा रहा है कि शायद ये रिसर्च जो है ना इतनी अथेंटिक नहीं है। जब कोविड नया नया आया था, ऑलमोस्ट ये बात है शायद अप्रैल की बात है, अप्रैल मई की बात है ये। उस टाइम पे शायद आपने सुना होगा कि अमेरिका ने क्लोरोक्विन नाम से एक मतलब मेडिसिन थी, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करवा रहे थे क्योंकि उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कोविड के मरीजों में क्लोरोक्विन जो है ना इस्तेमाल होनी थी। क्लोरोक्विन बेसिकली एक ड्रग होती है, ठीक है। तो क्लोरोक्विन का अब ये कह रहे हैं कि इसका कोई रोल नहीं है कोविड के अंदर। जो एक रिसर्चेज आई हैं उस रिसर्च के अंदर कहा गया है कि अब इसका रोल नहीं है। लेकिन पहले इसका रोल काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा था हम लोग को, और हमने खुद ने भी इस्तेमाल किए तो हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो हमारी जो आवाम है ना, पाकिस्तानी आवाम, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि मलेरिया जो है ना हर बच्चे बच्चे को हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर ना। मलेरिया हमारे यहाँ इतना आम है कि मैं बोलता हूँ कि जब गर्मियाँ आती हैं और बारिश का मौसम आता है ना, तो हर बच्चा मलेरिया का शिकार ज़रूर हुआ है अपने बचपन में कभी ना कभी। बच्चा क्या, बड़ा भी हुआ है। हर घर में भी कोई ना कोई एक बंदा दो बंदे कहीं ना कहीं मलेरिया के साल में एक दो दफ़ा हो जाते हैं। अच्छा, मलेरिया की जो बेसिक ड्रग होती है ना, जो कि आप लोग कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो जेनम के नाम से टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, कोई आर्टीमेटर इस्तेमाल करता है, कोई बासाकोइन इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती है ना, जो मलेरिया की ड्रग्स हैं उसके अंदर क्लोरोक्विन फास्फोरस सल्फेट होता है। अब ये जो क्लोरोक्विन फास्फोरस सल्फेट है ना, हमारी बॉडी में जब जाता है तो बॉडी में जाके वायरस से डायरेक्टली नहीं लड़ता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
एंटीबॉडीज़ का मतलब एक तरह से आर्मी क्रिएट करता है। आप एक छोटी सी मिसाल ने एक आर्मी बना दी बॉडी के अंदर, वो आर्मी दुश्मनों से लड़ रही है। अब वो एंटीबॉडीज़ जो बनाई है ना, उसने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जी। जो कोविड कोविड वायरस है ना, इसके खिलाफ क्लोरोक्विन बहुत अच्छा काम कर दिया। अब जब हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोक्विन की एंटीबॉडीज़ पहले से ही मौजूद है, तो कोविड ने क्या असर करना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अगर एक तरह से रेशो उठाएं ना, तो पाकिस्तान के अंदर डेथ रेशो आपको बहुत कम मिलेगा। पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, जितने भी ये एशियन कंट्रीज़ हैं ना, एशियन से मुराद ये जो मानसून रीजन वाले इलाके हैं जहाँ पे जी। बारिशें ज़्यादा होती हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया, इन जगहों के ऊपर डेथ रेशो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे मलेरिया कॉमन था। मलेरिया की वजह से अब ये एक थीसिस क्रिएट की हुई है, ठीक है, इसके बारे में कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि पेपर्स आए थे, पेपर्स के अंदर लिखा हुआ था तो हमने पढ़ा। अब इसके ऊपर वर्कअप हो रहा है कि हाँ यार, ये आया कि ऐसी चीज़ है या नहीं, तो इसलिए मैं कोई इसको 100% श्योरिटी में नहीं कह सकता इन चीज़ों को, लेकिन ये एक तरह से कन्फ्लिक्चुअल है, ये बात है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड की है डॉक्टर्स को, क्योंकि वो जो है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, अ, तो कोई सेफ्टी के लिए? अ, नहीं माशाल्लाह, एक चीज़ अगर ये देख, मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँगा क्योंकि मुझे बाकियों का तो खैर नहीं पता। अपने हॉस्पिटल में भी मैं अपने वार्ड की बात करूँगा, बाकी किसी और की नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैंने बाकी जगहों पे देखा है तो वो सेफ्टी उनको शायद नहीं मिलती है, शायद शायद नहीं मिलती है। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें माशाल्लाह प्रॉपरली हर चीज़ अवेल की जाती है, हर चीज़ मिलती है। स्टार्टिंग में तो हमें इवन N95 मास्क तक मिल रहे थे, अब क्या नहीं मिलते हैं। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे बढ़ती आ रही हैं, तो हो सकता है उनका बजट कम होता हो रहा हो या कोई और चीज़ हो रही हो। हमने कहा हम क्रॉस क्वेश्चनिंग ही करते हैं। K95 मास्क अब हमें मिलते हैं, पहले हमें N95 मास्क मिला करते थे। दूसरी चीज़ हम्म। ये है कि अगर एक चैन से देखा जाए कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है इन चीज़ों को, या इनके सबसे मेन चीज़ तो ये कि इतना अच्छा गवर्नमेंट ने एक चीज़ अनाउंस की थी कि बजट जो अभी इन्होंने निकाला था उसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्टर्स हैं जो कोविड में काम कर रहे हैं, इन्होंने सारे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको इंक्रीमेंट लगाया, उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं। वो सैलरीज बढ़ाने का मकसद ही यही था कि ये लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और इन लोगों की सैलरीज बढ़ाई है, क्योंकि ज़ाहिर की बात है कि हम तो, मैं कहता हूँ, मैं आइसोलेशन वार्ड में हूँ ना, तो आइसोलेशन वार्ड में मैं फिर भी सेफ हूँ, पता है आपको। बाकी जो जितने भी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं ना, वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ के प्रॉन है, वो करीब है इस चीज़ के। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैं तो मतलब आइसोलेशन वार्ड के अंदर, तो मुझे पता है यार इस बंदे को कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, मैं जो है ना सारी प्रिकॉशंस करके फिर उसके करीब जा रहा हूँ। अब दूसरा बंदा जी। जो, अब एक पेशेंट आता है कार्डिक पेशेंट, और हमें पता ही नहीं उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है, और हम्म। डॉक्टर जाके डायरेक्टली ना उसने कोई किट पहनी है ना उसने कोई चीज़ पहनी है, डायरेक्टली उससे आके कन्वर्सेशन कर रहा है, हाँ यार तुम्हें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, जो कुछ भी उससे बात कर रहा है, तो वो तो ज़्यादा एक्सपोजर के ऊपर उसको तो किसी भी वक्त हो सकता है। तो मुझे तो एक चीज़ ये कि सारी चीज़ें पता है, उसके बाद मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है और कब क्या होगा, वो ज़्यादा फ्रंट लाइन के ऊपर है मेरे से ज़्यादा। अच्छा, कोविड पर तो काफी लंबी डिस्कशन हो गई है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था हाइपरटेंशन, उस पर आ जाए। मतलब डिटेल में हाँ आप हाँ, बताएंगे बोले बोले कि आप तो। हाइपरटेंशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें ना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, वो हम्म। विद इन नॉर्मल रेंज होना चाहिए 120 to 80 मिलीमीटर मर्करी। अच्छा, अब 120 जो होते हैं ना, एक लिमिट सेट की गई है। कुछ पेशेंट्स के अंदर 130-80 आता है, वो भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। कुछ पेशेंट में आता है 120-70, उसको भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एबनॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली हम कब कहते हैं। वो ब्लड प्रेशर जो कि जब बढ़ जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो या रेज ब्लड प्रेशर हो, जिसके अंदर आपकी जो वेसल्स होती है ना, यानी जो खून की नालियाँ हैं, उसके अंदर परसिस्टेंटली जो ना ब्लड का प्रेशर रेज्ड हो रहा हो, यानी आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा हो, या दो रीज़न होते हैं, या तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ पंप कर रहा होता है। हम सबको पता है कि हमारा दिल धड़क रहा है, इस वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो अगर हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो ब्लड जो है ना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा,
जब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सेकंड थिंग, या तो ये होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, वो आर्टरीज जो है बिल्कुल पतली हो जाए। पतली से मुराद, अब अगर एक पाइप है, मैं पाइप से पानी दे रहा हूँ किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के पौधों को पानी दे रहा हूँ एक पाइप के ज़रिए, ठीक है। अगर मैं उस पाइप का जो ल्यूमेन है ना, मतलब जो उस पाइप का जो सरफेस है, उस पाइप को मैं दबा दूँ तो पानी कितना प्रेशर से आता है। कभी आपने नोट किया होगा, पानी बिल्कुल प्रेशर से आगे की तरफ निकलता है। इसी तरह हमारी जो आर्टरीज है, अगर उनके जो उनका जो ल्यूमेन है, यानी कि सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अंदर जो है मैं कोई चीज़ जमा कर दूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ही प्रेशर बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर किस वक्त कहते हैं हम? 140 ब्लड प्रेशर अबव वाला, मतलब ऊपर वाला, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब आपका 90 ब्लड प्रेशर हो, मतलब यानी नॉर्मल है 120/80। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आता है 140/80 तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। किसी पेशेंट का आता है 140/90, ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अगर किसी पेशेंट का 120/90 भी आता है ना, जब भी हम इसको हाई ब्लड प्रेशर ही कहेंगे। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे मेन चीज़, हम इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर ना सबसे ज़्यादा दो बीमारियाँ आपको मिलेंगी हमारे मुल्क में। एक हाइपरटेंशन और दूसरा डायबिटीज़। पहले इतनी कॉमन नहीं थी डायबिटीज़ जितनी अब कॉमन हो गई है। अच्छा, हाइपरटेंशन के बहुत सारे वजूहत हैं। सबसे मेन थिंग होता है कि हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं। हम इन्वायरमेंट से हम थक जाते हैं ना, कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का टेंशन, फलाने का टेंशन, जॉब का टेंशन, घर का टेंशन, या जो भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं, बेचारे वो परेशान होते हैं। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम भी जो यंग, मतलब लड़के हैं ना, सिर्फ लड़के जिनकी एज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से बिलो है, मतलब 30 साल से नीचे के लड़के, 18% के करीब अवाम, हमारी पाकिस्तानी अवाम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की शिकार है। मतलब यंग लड़कों के अंदर ये रेशो है। और सेकंड थिंग, वो लोग जिनकी उम्र 45 साल ज़्यादा है, 45 ईयर्स एज से ज़्यादा है, तो इसका रेशो ऑलमोस्ट 33% है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हर तीसरा बंदा, मतलब एक मैं जर्नल मीटिंग बुलाऊं और उस मीटिंग के अंदर हर तीसरा बंदा ना, जिसकी एज 40 साल से ऊपर है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है। आप खुद देखेंगे ना, आप यकीन करेंगे, कहीं बाहर जाएं या किसी जगह पे, किसी हॉस्पिटल चले जाएं, बंदे को पता ही नहीं होता मुझे उसको हाइपरटेंशन होता है, और वो उसको इतना लाइटली ले रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। इतने पेशेंट्स आते थे, मैं कार्डियो के अंदर अपनी ड्यूटीज़ कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था। पेशेंट आते हैं और जब उनका ब्लड प्रेशर चेक करें, भाई ब्लड प्रेशर आया 160/90, 160/100। उनसे बोल रहे हैं यार आप, मतलब इतना ब्लड प्रेशर कैसे, ये तो आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। तो कहने हैं बस डॉक्टर साहब 2-3 दिन में ऐसी तबीयत हो जाती है, और उसके बाद जो है ना, मैं एक ये टैबलेट खा लेता था और टैबलेट खा के ठीक हो जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि पसीने बहुत सर में आ रहे हैं और सर मेरा दर्द कर रहा है, और मैं आपके पास इस वक्त आया हूँ। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर खास तौर पे ये अलामत होती है कि आपको पसीने आते हैं और आपके सर के अंदर ना दर्द होता है। तो जब इस पे, अच्छा, ये कंडीशन जो आपको वर्स करेगी ना, जो ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई होता है, देखें, सबसे मेन चीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको दिल का मतलब अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। सेकंड थिंग, आपको स्ट्रोक यानी दिमाग का फालिज हो सकता है। अब फालिज भी दो तरह के होते हैं ना, एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक के अंदर ये होगा कि खून का एक डला नाली के ज़रिए, मतलब खून की नाली के ज़रिए जाके ऊपर ब्रेन में जाके क्लॉट कर जाए, क्लॉट का मतलब जाके फंस जाए, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी ना, तो ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन को, वहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फालिज। यार इसका जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, इसका सीधा हाथ काम नहीं कर रहा है, इसका उल्टा हाथ काम नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग, हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके अंदर ये होता है कि एक ब्लड का एक जो, मतलब आपकी जो दिमाग के अंदर जो आर्टरीज, मतलब जो वेन्स है ना खास तौर पे, और जो आर्टरीज हैं, जी। वो रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर होती हैं, मतलब फट जाती हैं, अक्सर आपने सुना होगा इसकी दिमाग की रग फट गई और ये मर गया। दिमाग की रग फटने का मकसद होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जब दिमाग की कोई रग, मतलब या आर्टरी या वेन जब फटती है, रप्चर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है। ब्लड जमा हो जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पे हेमरेजिक स्ट्रोक की रिकवरी बहुत मुश्किल होती है अगर उसका ब्रेन डैमेज ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन के अंदर न्यूरो सर्जरी की तरफ जाते हैं।
एज कम्पेयर टू, वो अलग एक सिनेरियो है बिल्कुल, उसके अंदर न्यूरो सर्जन का रोल प्ले होता है। सेकेंड थिंग, आपकी जो किडनीज होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के अंदर। मतलब आपने कभी भी देखा होगा कि एक पेशेंट है, मतलब पेशेंट को तो छोड़ें, एक आदमी है उसको गुस्सा तेज़ आ रहा है, तो हमारे पुराने लोग क्या करते थे, यार तुम पानी ज़्यादा पिया करो जब तुम्हें गुस्सा आएगा। पानी ज़्यादा पीने का मकसद होता है आपके किडनीज वर्क ज़्यादा करें, तो ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तो आपको यूरिन आएगा। जब यूरिन आएगा ना, तो आपकी वेसल जो है ना, वो जो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है ना, वो डायलेट होंगी। वो डायलेट होंगी तो आपको किडनीज, अच्छा जब हाइपर टेंशन होता है ना, तो किडनीज को डैमेज करता है। फोर्थ थिंग जो होती है वो होती है एनोरिज्म। एनोरिज्म का मतलब ये होता है कि एक खून की नाली को बीच में से काट देना, मतलब चीर देना। मतलब एक होता है ना कि हम पकड़ के किसी चीज़ को स्प्लिट, दोनों तरफ से पकड़ के खींच दें, तो इस तरह ये हाइपरटेंशन ये भी करता है। अच्छा, दूसरा, हमें बचना किस तरह चाहिए, अब मैं ये भी तरीका बता देता हूँ। मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स होते हैं जो जिसके ज़रिए आप जो है ना, मतलब कोशिश करें कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। अगर एक शख्स है बोलता है मेरे का ब्लड प्रेशर है, तो सबसे मेन थिंग तो ये है कि वो अपनी दवाई ना छोड़े, दवाई को कैरी ऑन रखें। उसके साथ साथ जो चीज़ें करनी है, वो आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। मतलब रोज़ाना दिन में रूटीन बना लें कि यार मैंने आधा घंटा वॉक करनी है, या मैंने आधा घंटा नहीं करनी तो 15 मिनट करनी है। 15 मिनट नहीं करनी है, अगर भाई मेरे से काम ही नहीं हो रहा, मैं वॉक नहीं करूँगा, ठीक है, कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बोलें ये जो घर के जो काम है ना, छोटे मोटे, तुम ये काम करना शुरू कर दो। मतलब कोई फ्रूट लेकर आना है, यार फ्रूट तुम लेकर आओगे। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ, घर में नहीं पढ़ो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलें कि थर्ड फ्लोर से सामान लेकर आना है, वो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। अगर वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है ना कि मैंने आधे घंटे ही वॉक नहीं करनी और ये नहीं करना, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इस तरह वॉक कर लो। अच्छा, आपने खाना हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने से मुराद ये है कि आपने वेजिटेबल्स खानी है, आपने गोश्त को थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे बड़े के गोश्त से मतलब गाय का गोश्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने ये करना ये है कि फ़ास्ट फूड को थोड़ा स्किप करना है अपनी लाइफ से। मैं मना नहीं करूँगा कि बिल्कुल ना खाएं, हफ्ते में एक दिन समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर खाते हैं, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि खाने में जो है ना, नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे कहा जाता है। अच्छा, अगर वो अल्कोहल पीते हैं तो उसको कम कर दें। अगर हफ्ते में 3 दफ़ा पी रहे हैं तो भाई हफ्ते में 1 दफ़ा पी लें वो। सिगरेट को बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, टेंशन अगर किसी चीज़ की ले लें, परेशानी है, तो उस टेंशन को मिनिमाइज़ करें। चाय का इस्तेमाल अपनी लाइफ से थोड़ा कम कर देंगे। चाय के अंदर कैफ़ीन होती है, तो कैफ़ीन भी एक तरह से जी। नुकसानदेह है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब आप आ जाएँ कि सिम्पटम्स क्या होते हैं जिसकी वजह से आपको, अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन का सबसे बेसिक जो ड्रॉबैक फैक्टर है, 2 आते हैं जो कि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। या तो पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन है, वो मैनेज नहीं कर रहा है वो, और उसको कंटिन्यूसली हाइपरटेंशन है, लेकिन वो बिल्कुल लाइटली ले रहा है ना इस चीज़ को, ना दवाई खा रहा है ना कोई एहतियात कर रहा है। तो या 2 स्टेज में आते हैं, या तो उसको दिल का अटैक होता है, एमआई होता है उसको, या फिर उसको फालिज हो जाता है, दिमाग का स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, अब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरे को मतलब जो है ना, दिल का अटैक का जो मतलब दिल के अमराज के मरीज जो होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट इस तरह करते हैं। मतलब खास तौर पर एमआई का पेशेंट जिसको दिल का अटैक होता है, वो पेशेंट प्रेजेंट इस तरह करते हैं। सबसे पहले तो मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ के साथ भी आ सकता है, या हो सकता है कोई एक चीज़ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो उसके अंदर, या सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हो। बोलता है मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। सेकंड थिंग, वो कहता है मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे सीने के ऊपर किसी ने ना कोई भारी चीज़ रखी हुई है, मतलब कोई पत्थर जैसी चीज़ उसके सीने के ऊपर रख दी है। अच्छा, ये जो दर्द होता है ना, उसका रेडिएट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, उल्टे हाथ की तरफ जाता है, या उसके जबड़े की तरफ जाता है, या उसके नेक की तरफ जाता है, मतलब गर्दन की तरफ जाता है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के बेसिकली। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें क्योंकि टाइम अब ऑलमोस्ट जी होने जी, वाला बस है। लास्ट हाँ, क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर जो है कितना कॉमन है? मैंने आपको बताया कि देखें, रेशियो मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी यंग लड़के हैं ना, यंग लड़के से मुराद जिनकी एज जी। 30 ईयर्स बिलो है, मतलब 30 साल से कम उम्र के लोग, अगर सिर्फ उनका ही रेशियो हम उठा लें ना, तो
पाकिस्तान की 100% की आबादी के अंदर 18% अवाम, मतलब 18% हाइपरटेंशन के शिकार है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी एज जो है 45 ईयर्स है या 45 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है। 33% रेशो, ये मतलब WHO का एक उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा रेशो मेंटेन किया हुआ है। 33% मतलब आवाम जो है ना वो ब्लड हाइपरटेंशन की। और सबसे आसान लफ्ज़ों में अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर हम एक कमरे के अंदर 100 बंदों को बिठा दें ना, और 100 बंदे क्या 1000 बंदे बिठा दें, जितने आपके पास जगह हो उसके हिसाब से, तो हर तीसरा बंदा मतलब हर एवरी थर्ड पर्सन उस मतलब उस कम्युनिटी के अंदर या उस जो उस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हर तीसरा बंदा हाइपरटेंशन का शिकार है। सही। सो आई थिंक टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो वी हाँ आर अबाउट टू एंड। थैंक यू सो मच सही सर, है। आपने टाइम दिया हमें, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे। है। जी जी, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू Okay, सो मच। thank you so much sir for your precious time. ये हमारे लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही फख्र की बात है कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं और इस जैसे पेंडेमिक में जी पेशेंट्स ना। के साथ रहते हैं और लड़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जी जी, चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका सो ज़्यादा मच। वक्त नहीं लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सोमिया आपका भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया। चले हम अब एंड करते हैं हमारी इस सेशन को। इंशाल्लाह दोबारा जी मिलेंगे जी, आपसे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जज़ाक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।